Alright, good morning everyone. Welcome back. We were discussing the structural organization. उसमें हम discuss कर रहे थे animal tissues, right? So let's get started with another lecture of structural organization, that is animal tissues, right? A quick recap of what we did in the last lecture. We completed something called as simple epithelium. अब डेफिनेशन के हिसाब से सिंपल एपिथेलियम क्या बेटा, विच इज मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल एंड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, राइट. सिंपल एपिथेलियम में वी स्टार्टेड अप विद फ्लैट स्क्वोमस एपिथेलियम, देन वी थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया, हमने बनाया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और साइज इंक्रीज करके हमने बनाया कॉलमनार एपिथेलियम, और कॉलमनार और क्यूबॉइडल में हमने we spoke about ciliated epithelium in both the as a modification of that, right. And post that we also spoke about pseudo stratified epithelium, जो एक ऐसा डिवीजन है, एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे which marks the difference or which marks the initial point of simple epithelium getting converted into compound epithelium, right. So अभी compound epithelium के बारे में बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है. What do you mean by compound epithelium? Again, we have discussed this particular topic कि compound epithelium क्या है, जिसमें one type of cell नहीं, multiple type of cell and multiple layers of cell होंगे. Is that right? So, what is the role of these multiple layers? क्या ऐसा function है जो single layer of cells नहीं कर सकते, right? तो ऐसे multiple layers में specifically क्या function होगा? So single layer की अगर मैं बात करूं बेटा, single layer is not enough और single layer is not enough to provide protection, right? मतलब it is always always vulnerable to damage, है ना. कभी भी रिस्क हो सकती है डैमेज की, कि अगर सिंगल लेयर रहा, सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू रहा, अगर वो ऊपर से खराब हो गई, टेक्निकली डैमेज हो गई, so the inner lying, the underlying connective tissue might be affected, right? So wherever we saw simple epithelium, we did not write the function as protection, right? So we did not write the function as protection. सिंपल एपिथेलियम में हमने ऑन एन एवरेज प्रोटेक्ट फंक्शन के हिसाब से क्या बात किया था कि स्क्वोमस एपिथेलियम जो है वो कवरिंग बनाता है, कनेक्शन बनाता है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना. वी स्पोक अबाउट पेरिटोनियम which is the squamous epithelium membrane of the abdominal cavity and the organs of the abdominal cavity. Cool. So and उसके बाद हमने बात किया था cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium is also not associated with something called as protection. It is associated with secretion, it is associated with gamete formation, etc. Right? तो अब कंपाउंड एपिथेलियम जब मैं बात करूंगा, कंपाउंड एपिथेलियम में यहाँ पे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जो एक लेयर ऑफ सेल नहीं कर सकता, वो मल्टीपल नेचर में उसको मल्टीपल लेयर्स बना देना है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट योर स्किन, राइट, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न बेबीज की सेल आउटर स्किन की डेवलपमेंट इतनी स्ट्रांग होती है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट जस्ट न्यूबॉर्न बेबी अगर है, तो न्यूबॉर्न बेबी हमेशा ब्लूइश अपीयरेंस में दिखता है. उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर, द स्किन टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, इट स्टार्ट्स वेरिंग, राइट. और बच्चों की टॉपमोस्ट लेयर, स्किन की टॉपमोस्ट लेयर बहुत डेलिकेट होती है, वो निकलते जाते हैं. सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लेयर? दीज आर द लेयर्स ऑफ डेड सेल्स, राइट. वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना. लिप्स पे से हम ड्राई स्किन निकालते हैं, ठंडियों में ड्राई स्किन निकालते हैं. सो ऑल ऑफ दैट इज डेड स्किन बेसिकली, करेक्ट. अब ये डेड स्किन का मेजरली रोल क्या है? जब भी हम नहाते हैं तो हम ऊपर का सारा डेड स्किन निकालते हैं, सो दैट वी गेट अ फ्रेश अपीयरेंस ऑन अस, राइट. सो बोलने का मतलब ये है कि नेचर ने कंपाउंड एपिथेलियम इसलिए बनाया सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट आवर अंडरलाइनिंग टिश्यू. इज दैट राइट? अगर स्किन को सिंगल लेयर होता तो थोड़ा सा भी अगर घिस गया तो सिंगल लेयर तो खराब हो गई, राइट. सिंगल लेयर के सेल्स डैमेज हो गए एंड अंडरलाइनिंग टिश्यूज माइट बी अफेक्टेड. इज दैट राइट? सो हियर कंपाउंड एपिथेलियम में देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स. Is that right? अब multiple layers of cells ऊपर से, जिसमें से topmost layer will turn out to be धीरे topmost layer will turn out to be dead, right? और वो निकल जाएगा. Is that very clear? Right? So now when we talk about types of compound epithelium, we'll take up the general characteristics
and then we'll talk about general characteristics लिखेंगे, then we'll talk about the types. अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपाउंड एपिथेलियम का, कि पहला कैटेगरी क्या है, इट हैज बेसल लेयर. द बेसल लेयर कंप्राइजेस ऑफ डिवाइडिंग सेल्स. डिवाइडिंग सेल्स. अब ये डिवाइडिंग सेल्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, माइटोसिस. Is that right? आप ये चीज बॉटनी में पढ़ने वाले हो, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, राइट? सो फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेंबर माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. Is that very clear? So equational division. So basal layer comprises of dividing cells and the upper layer consists of non-dividing cells. ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स. इज दैट वेरी क्लियर? सो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है. और उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. देयर इज प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस, राइट? बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इसी में आने वाला है, कंपाउंड एपिथेलियम में आने वाला है बेटा. सो एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिशनल एपिथेलियम. अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है व्हिच वी विल बी अंडरस्टैंडिंग. सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. वी विल टॉक अबाउट दैट. वी कैन नॉट से कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है बट गायब हो जाता है. वही हम बात करेंगे कि कैसे, क्यों. Is that right? So three major characteristic feature which you need to remember, right? So ये जो basal layer जो dividing है, the basal layer which is dividing, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये basal layer cells are the precursor. मतलब precursor मतलब they are the those particular factors जो आगे चलकर एक पूरी की पूरी टिश्यू को जन्म देंगे, right? So they are the precursor cells, right? So in other words, I will call this layer as the basal layer is referred to as stratum. Stratum comes from the word strata or level. So stratum germinativum. बेसल लेयर को क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम. नाम ही बता रहा है, लेयर जो जर्मिनेट होकर, लेयर जो ग्रो होकर, डिवाइड होकर एक मल्टीपल लेयर्स बनाएगा. इज दैट वेरी क्लियर? सो बेसल लेयर स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, अपर लेयर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, राइट? और बेसल मेम्ब्रेन होता है. इज दैट राइट? सो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इज दैट वेरी क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट, when you talk about the general characteristic feature, okay, अब हमको बात करना है टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम. टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम में वी स्टार्ट अप विद समथिंग, यही पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेंगे. पहला ऑर्डर है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस. इज दैट राइट? सो पहला डायग्राम बना लेते हैं बेटा. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, उसमें दो कैटेगरी है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड. इज दैट राइट? सो पहला कैटेगरी ले लेते हैं under compound epithelium. Under compound epithelium we take up the first particular category and that is stratified. Stratified का मतलब क्या है बेटा? Stratified का मतलब क्या है? multi-layered, multi-levels. Stratified squamous, stratified squamous epithelium keratinized. अब keratinized जब मैं नाम बोल रहा हूं इसका मतलब ही somewhere down the line we understand that something related to keratin, right? And keratin is one of the scleroprotein. Scleroprotein का मतलब क्या है? देखो आपने ये वर्ड sclerenchyma सुना होगा. Sclerenchyma which is made of dead cells, right? So scleroproteins are those which are प्रोटीन्स आर नॉट सेल्युलर टेक्निकली. सो बोलने का मतलब ये कि वो प्रोटीन्स है, स्क्लेरोप्रोटीन्स आर दोस प्रोटीन्स व्हिच बेसिकली फ्रॉम योर एक्सोस्केलेटन, जो डाइजेस्ट नहीं होते.
है ना, नाखून डाइजेस्ट नहीं होता, बाल डाइजेस्ट नहीं होता, एक कंडीशन है विच इज कॉल्ड एज, देयर इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज बिजोर, ठीक है, बिजार नहीं, बिजार is an English word, right? There is a condition which is medical term which is called as bizarre. अब bizarre क्या होता है? Bizarre is accumulation of tuft या clumps of hair, right? In the intestine or stomach में तो technically नहीं, but in the small intestine. Is that very clear? So कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो गलती से बाल खा लेते हैं, बालों का गुच्छा खा लेते हैं. So this particular hair they don't digest, right? The activity of stomach, the activity of the acid in the stomach is also very less on this particular proteins, right? So they don't get digested. So वो रह जाते हैं, they start accumulating in the intestine और accumulate करके वो blockage cause करेंगे, and that condition is called as bizarre. Right? So keratin is one of these. Keratin is one of these scleroproteins. इसलिए हम बोलते हैं कि ना नाखून नहीं खाओ because ये digest ही नहीं होगा. Right? It is not a good source of protein because technically it is not digested. Right? So keratinized का मतलब क्या है? जहाँ पे keratin protein available या keratin protein होगा. So common sense लगता है हमारा skin. Is your skin waterproof? क्या आपका skin waterproof है? बिल्कुल है. Right? So अगर पानी गिरता है तुम्हारे हाथों पर, the water slips off. The water does not get absorbed. Your skin is not your body is not made of sponge. Right? तो sponge water को absorb कर लेगा. अब वो जो बात है ना कि आप 4-5 घंटे अगर पानी में हो तो आपके हाथ से उड़ जाते हैं. So that is a different case altogether because you are constantly keeping that particular cells in the water, जिसकी वजह से the iron concentration changes. Right? Sorry. So बोलने का मतलब ये है कि skin is waterproof and what makes your skin waterproof is the keratin, right? Your hair is also waterproof, correct? Hair गीला जब हो जाता है तुरंत आप पोंछते हो तो सूख जाता है. The hair strand does not absorb water. साबुदाने जैसे तुम्हारा बाल सूखता नहीं है पानी absorb करके. Is that very clear? So बोलने का मतलब ये है कि keratin is responsible for that waterproofing और या फिर waterproof condition surface, right? अब waterproof condition या surface क्यों चाहिए? Because अगर जहां पे moisture होगा वहां पे infection के chances बढ़ जाते हैं. What kind of infection? Opportunistic infection, जो nature से आपको infection possibly cause होगा. राइट बेटा, ठीक है. तो बोलने का मतलब ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना. I always keep on giving you extra information, so make sure that you know listen to this and fix it. You don't have to write it somewhere. ये आपके सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, presence of mind को चेक कर रहा है. That's it, right? So एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ that no one on this particular earth dies because of a condition called as AIDS. He does not die because of AIDS. He dies because of opportunistic infections. Opportunistic infection का मतलब क्या है? जो opportunity by chance हो गया. Is it very clear? तो skin and hair में अगर moisture retain होगा तो opportunistic infection के chances बढ़ जाते हैं. For example, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गीले रहेंगे बहुत टाइम तक तो you might suffer from a condition called as dandruff. Malassezia furfur. Right? Malassezia furfur is the fungi which causes dandruff. Right? तो ये देखो ये ऐसा कंडीशन है, it's a fungal infestation on the scalp. आपके topmost layer पे से topmost layer of the hair follicles जो है, मतलब तुम्हारे जो scalp का topmost layer जो है वो ऐसे powdery appearance होने लगता है because of the fungal activity. Right? अगर आपका स्किन मॉइस्ट है तो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. आपने ये सुना होगा रिंग गार्ड की आदि की होगी. राइट? सो दैट इज वो एडमन क्या दिखाते हैं? रिंग वर्म. करेक्ट? सो जहां पे मॉइस्चर रिटेन होगा स्किन पे वहां पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. राइट? सो केराटिन इज प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट लेवल ऑफ बैरियर अगेंस्ट opportunistic infections. Right? So see, I told you on this particular ground that your body is so smartly. Always I keep on telling you, always you should appreciate your body, right? नेचर से हमको एक चीज है जो हमारी खुद की है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, and that is your body.
right? And it is extremely important to take care of your body. A lot of people on this particular earth, हम देखो ऐसा है कि हम बहुत सारी चीजों को बॉडी के अंदर डालते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल फूड, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल स्मोक, फॉर एग्जाम्पल tobacco, components of tobacco, for example, all the toxic materials, है ना? एक particular चीजें हैं जो बॉडी रिटेन कर, बॉडी जो हमको मिली है हमारा particular point, right? And over a period of time people are trying to harm. एक चीज है जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बाकी सब चीजों पर ध्यान देते हैं, right? एक चीज है जो हम ध्यान नहीं देते, वो है हमारी बॉडी, right? So ultimately the consequences are bizarre then, correct? So आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी was more than 100 years. Now if people cross 80, that is just a cherry on the cake. So वो है कि आज अगर आज की डेट में मैं नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ स्पैन की बात करूं, so it has become on an average it has become क्या बोलते हैं उसको 50 to 60, not 50 to 60, my mistake, 70 to 80 maximum, right? पहले के जमाने के लोग 100, 200 नहीं, 100, 120 ऐसे साल रहते थे, because their diet, their ability to control their body, their diet was also pure. They did not have so much of toxins entering your body, right? So जो भी चीज आप अपने बॉडी को दोगे, आपकी बॉडी उसको डबल अमाउंट में रेसिप्रोकेट करेगी, and ultimately it will have a very greater impact or consequences, bad consequences in your future life, right? So let's not talk about that. Let's come back to the function of keratin. Keratin का रोल क्या है हमारे बॉडी में? Primary defense, that is पहला level of defense, which is making the surface, skin surface waterproof such that the external environmental organisms do not seep into your tissue. Cool. So let's quickly talk about stratified squamous epithelium, keratinized, and then we'll talk about stratified squamous epithelium, non-keratinized. Right? अब देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, हम साथ में ही बनाना पड़ेगा आप लोगों को डायग्राम, ठीक है? और डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डायग्राम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, so you have to make it with me. Is that right? ये जो पहला लेयर है, ये जो हमने बनाया, that is the basement membrane. I have deliberately taken this particular chapter on video because ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? एंड दो ही क्वेश्चन का वेटेज है इसीलिए, एंड बोरिंग हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्लास में लेट्स कीप द क्लास अ लिटिल मोर इंटरैक्टिव. इसमें ज्यादा इंटरैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आई टेकन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Otherwise I could have started up with human physiology, right? I would have started up with digestion and absorption, but I want people to be in the class when I teach digestion and absorption, because we will do a lot of exercises in the class, we will do a lot of discussions in the class, and also human physiology में हम बहुत सारे वीडियोस देखेंगे. इस चैप्टर में मेरे को कोई वीडियो दिखाना नहीं है. जब भी आप आओगे, once we resume our class, we will start up with the first documentary session of related to this particular chapter. ठीक है? तो वो आप आने के बाद. Otherwise, so ये एक particular बच्चों को लगता होगा कि सर ये कितना बोरिंग चैप्टर है, इसमें कितनी सारी चीजें याद करनी है. बेटा याद करनी है, इसीलिए ये एडवांटेज सुन लो. आपको याद करनी है तो आपको मैं वो टेक्निक सिखा दूंगा, राइट? एंड दैट्स टेक्निक्स, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप भूल भी गए कि सर आपने इसको कैसे बताया था, सो आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड होगा. सो अगर आपको रिवाइज करना है तो यू कैन, व्हेन यू रीड इट, नो, इट इज अ लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आप चीजें सुनते हो तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू माई ओन एग्जाम्पल. व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज इन मुंबई, तो मेरे घर से कॉलेज का ऑन एन एवरेज 1 आवर का ये था, अप डाउन था. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू, मतलब घर से निकलो, रिक्शा पकड़ो, रिक्शा से फिर स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन से देन गो टू सायन, है ना? सो ऑन एन एवरेज एक पूरा 1 आवर मेरा खराब हो जाता था.
right? And 1 hour में it is very difficult. I see a lot of students they वो रोड पे चलते चलते ऐसे बुक पढ़ते हैं. So ये मुझे बहुत फ्लैशी लगता था और बिल्कुल ध्यान नहीं होता ऐसे रोड पे चलते चलते. मुंबई is absolutely ruthless in terms of crowd. चलते चलते आप चले गए, आप खंबे पे लग गए, आप कुछ भी हो गया, एंड अननेसेसरी चीज है. तो मैं क्या करता था, रात को ये सब चीजें ना रिकॉर्ड कर लेता था अपनी ही आवाज में, राइट? अगेन सी ऑल ऑफ दीज somewhere down the line it helped me, right? Because कैसा होता था बेटा कि कॉलेज टाइम्स में you really if you talk about the financial this thing and all, but when you talk about कॉलेज टाइम में आपको इतना I did not join a class, right? So और it was always 11th hour study, लास्ट मोमेंट में जितना पढ़ाई होता था उतना, राइट? सो मैं अपनी आवाज में वो चीजों को, वो आंसर्स को रिकॉर्ड करता था, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू दैट. Right? So when you constantly, with a lot of concentration, when you listen to some things, no, those things get registered. ये चीजें है बेटा, ये देखो, ये आपकी ब्रेन की एबिलिटी है, राइट? अगर आप सिर्फ पढ़ते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, बिकॉज योर विजुअल कॉर्टेक्स, योर विजुअल जो विजुअल कॉर्टेक्स है, दैट इज ऑसिपिटल लोब जो है, दैट हैज टू प्रोसेस सेवरल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो अब कॉन्स्टेंटली आपकी स्टिमुलस किससे जा रही है? बुक से जा रही है, राइट? अचानक से किसने आवाज दिया तो आप ऊपर देखते हो, अचानक से किसने आवाज दिया तो आप ऊपर देखते हो, तो तुरंत योर स्टिमुलस फ्रॉम द बुक हैज बीन शिफ्टेड टू समथिंग एल्स ऑन इन योर विसिनिटी, राइट? सो तुरंत फोकस शिफ्ट हो गया, तुरंत इमेज कोई और बन गया, तुरंत ब्रेन को स्टिमुलस कोई और मिल गया, एंड अगेन कमिंग बैक टू दिस, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग. सो इसलिए जनरली टीचर्स क्या बोलते हैं कि लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज जब आप लिख के प्रैक्टिस करते हो ना, सो दो जगह पे स्टिमुलस दे रहे हो आप, एक तो आपके विजुअल कॉर्टेक्स पे दे रहे हो, राइट? और एक तो आप अपने दूसरे सेंटर्स ऑफ योर ब्रेन को दे रहे हो, राइट? आप अपने पैराइटल लोब को भी ये दे रहे हो, इंपल्सेस दे रहे हो. सो the same impulse, आप समझ लो, the same stimulus is going to two particular areas. पहले जब आप पढ़ रहे थे, देखो बच्चे हो, इसलिए आपको मैं बायोलॉजी बता रहा हूं कि हाउ टू स्टडी प्रॉपर्ली, राइट? A lot of people they say कि सर मेरे को याद नहीं रहता. ये नहीं होता बेटा. गिव अप कंडीशन अगर है तो कुछ भी नहीं याद रहेगा, राइट? सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर इफ यू राइट तो ऑटोमेटिकली हम एक स्टिमुलस कहां पे दे रहे हैं? हम स्टिमुलस दे रहे हैं पैराइटल लोब को. जब भी आप लिखते लिखते पढ़ते हो तब एक स्टिमुलस कहां पे दे रहे हैं? ऑसिपिटल लोब को. सो आप ये समझ लो कि पहला अगर मैं स्टिमुलस दे रहा था, इट इज गोइंग टू ओनली वन सेंटर ऑफ द ब्रेन, नाउ इट इज गोइंग टू टू सेंटर्स ऑफ द ब्रेन. इज दैट वेरी क्लियर? सो यहां पे योर मेमोरी विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इंक्रीजेस, इट इज रिटेन्ड. दो अलग अलग जगह पे स्टोर हो गई है बेटा, ठीक है? तो इसीलिए आपको ये चैप्टर लेने का इंटेंशन ही है, वीडियो में लेने का इंटेंशन ही है, सो दैट यू कैन हैव अ पर्टिकुलर सोर्स, एंड व्हेनेवर यू फील बोरिंग, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर टू रीड इज वेरी बोरिंग, राइट? सो रादर देन रीडिंग, जस्ट लिसन टू द वीडियो, थिंग्स विल बी मच मोर बेटर एंड क्लियर, करेक्ट? आज का फ्री का ज्ञान यहाँ पे खत्म होता है. कम बैक टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम केराटिनस. तो नीचे का ये जो लेयर बनाया हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर हम बनाएंगे we will make stratum germinatum. We spoke about the basal layer is made up of cuboidal cells, और मैंने आपको बताया था that the basal layer is the dividing cells. Agreed? The basal layer is the dividing cells. अगर बेसल लेयर डिवाइडिंग है बेटा तो कंटिन्यूअसली ये सेल्स डिवाइड होते जाएंगे, एंड व्हेन दे रेज अप टू द सरफेस दे बिकम फ्लैट. वेरी क्लियर? सो cuboidal cells constantly keep on dividing, right? And as they raise up, as they keep on piling onto themselves, right, they become flat. इसीलिए बेसल लेयर स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में बेसल लेयर किसका है? cuboidal cells. और सुपरफिशियल लेयर किसका है बेटा? या फिर अपर लेयर्स किसका है? स्क्वैमस सेल्स, राइट? सो ये जो रीजन है that will be named as squamous cells. I'll take a different color to draw, right? So हम squamous cells को ऐसे डिनोट करेंगे.
you can make it, and please make sure that you keep a notes for this particular chapter. आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रेफरेंस बुक के बेसिस पे मत देखो बेटा, क्योंकि रेफरेंस बुक में अननेसेसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है which is not required, ठीक है, because we will have to study topics based on their weightage in the NEET. अननेसेसरी भलता ही चीजें पढ़ते नहीं बेटे, महाभारत रामायण नहीं पढ़ना है, ठीक है. So the topmost layer, as you can see, stratum germinativum is made up of dividing cells, that is cuboidal cells, and stratum, ये जो layer है superficial layer, that is made up of squamous epithelium. And जैसे these cells become जैसे these cells raise up to the surface, these squamous epithelium cells, superficial squamous epithelium cells which are in contact with the environment, they start dying, ठीक है. Because environment is so harsh, right? So continuously sweat होगा, sweat की वजह से acidity, surface पे acidity होगी. So जो topmost layer है, that will always be on this particular point, that will always be dead cells. So this is how we denote dead cells. ये ऊपर के लेयर्स जो है ये डेड है, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके भी ऊपर एक सुपरफिशियल लेयर ऑफ केराटिन होगा. सो फर्स्ट वी ट्राई टू ड्रॉ एंड देन वी ट्राई टू लेबल दिस. ये बेसिकली है क्या, ठीक है. This is your BM, ठीक है. This layer is stratum germinativum, ठीक है. This is superficial layer made up of stratum germinativum, made up of cuboidal cells, ठीक. And this is made up of squamous cells, ठीक है. And this particular layer which you can see, layer of dead cells, ठीक. And this is the topmost layer of keratin. तो ये जो topmost layer है which is made of dead cells and keratin, इस लेयर को मैं नाम दूंगा stratum corneum. This is called as stratum corneum. Topmost. देखो corneum comes from your cornea. Cornea is the outermost part of the eye, right? इसलिए stratum corneum, the layer which is outermost, right? Stratum corneum. Very clear on that? So this is the general features. इसी डायग्राम में आपका general feature हो गया. पहला general feature क्या है कि ये इसमें basement membrane होगा. Second general feature क्या है? The basal layer is cuboidal in nature and they called as stratum germinativum. Cool. And the cuboidal layer, they keep on dividing and they raise up to the surface, and as they raise up to the surface they become squamous, and as these squamous cells raise up to the surface they even more become dead, and dead cells के ऊपर again keep the keratin serves as the source of protection, ठीक है. अब इसके लोकेशंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 2-3 लोकेशन है, इसके अलावा कोई लोकेशंस आपको याद नहीं होगी, ठीक है. पहला लोकेशन क्या होगा, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन. कॉमन सेंस है ना. अभी ये टॉपिक के रिलेटेड हम स्किन के बारे में बात कर रहे थे, हेयर के बारे में बात कर रहे थे. सो एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, राइट. एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस ऑफ द हेयर फॉलिकल्स. नेल्स जहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज़ नेल इज आल्सो केराटिन,
राइट, नेल, हेयर, ये सब जो है ये केराटिन है, राइट। सो वेरेवर यू विल सी केराटिन, उस केराटिन को बनाने वाले स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस, नो स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होते हैं। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है। और इसके अलावा देयर आर यू कैन आल्सो सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन इन अ सर्टेन रेप्टाइल्स, राइट। आपने रेप्टाइल्स देखा रहेगा, सांप अपनी स्किन पील ऑफ कर देता है। सो ऑल ऑफ दैट, वो पील ऑफ करने वाला जो भी स्किन है, राइट, सो एक्सटर्नल सरफेस एपिडर्मिस ऑफ द रेप्टाइल्स आर ऑफ few occurrences या locations. So quickly we try to understand the locations and then we will move on to the next type of tissue. ठीक है। So the next type of tissue which we start, sorry my mistake, हमको occurrences लिखने थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं occurrences। Epidermis of the skin, hair follicles, epidermis of nails, ये हो गया ह्यूमन स्किन। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये लिखना है कि epidermis of the reptiles, that is also your particular choice। ठीक है, लिख लेते हैं। Epidermis of reptiles। ठीक है बेटा। अब फंक्शन क्या होगा? वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। अगर डैमेज होता भी है तो डैमेज इज फॉर द सुपरफिशियल लेयर। दिस सुपरफिशियल लेयर को हम तो निकालते ही रहते हैं, वैसे भी व्हेन वी टेक बाथ ये सुपरफिशियल लेयर निकल जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी बिकम, हमारी सुपरफिशियल लेयर निकल गई तो हम थोड़ा सा और फ्रेश अपीयरेंस में लगते हैं, राइट। सो that is all with respect to function is they have rich ability of regeneration, इसीलिए नेचर ने इनको जहां पे रीजनरेशन की एबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, वहां पे प्लेस किया है। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी स्टार्ट, और द नेक्स्ट टाइप व्हिच वी स्टार्ट इज stratified squamous non-keratinized। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है। अब नॉन केराटिनाइज्ड में डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ केराटिन का लेयर नहीं होगा। ठीक है। अब नॉन केराटिनाइज्ड में आपको सेवरल एरियाज हैं जो याद करने हैं, वो भी हम कैसे याद करेंगे? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है बेटा। ठीक है। लेयर क्या नहीं होगा? वाटरप्रूफ का लेयर नहीं होगा। वन फंक्शन ऑफ केराटिन इज वाटरप्रूफ, मेकिंग द सरफेस वाटरप्रूफ, राइट। सो डिफरेंस इनकी है कि you will not have keratin layer, बाकी सब exactly the same, right। अब नेचर में लोकेशंस याद जब भी हम करेंगे, क्विकली पहले डायग्राम बना लेते हैं, then we try to understand the locations। Locations are pretty easy, but there are number of locations, बहुत सारे लोकेशंस है बेटा। basement membrane, ठीक है। Cuboidal cells, and then you will have columnar squamous cells,
यहाँ पे जो हम टॉपमोस्ट लेयर है उसको स्ट्रैटम कॉर्नियम नहीं बोलेंगे बेटा, स्ट्रैटम कॉर्नियम इज द नेम ओनली गिवन टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम केराटिनाइज्ड। स्ट्रैटम कॉर्नियम आपको सिर्फ केराटिनाइज्ड लेयर में बोलेंगे, यहाँ पे नहीं बोलेंगे बेटा। ठीक है, again the labels are absolutely pretty simple. This is DM, this is stratum germinativum, and this is the superficial layer of squamous cells. ठीक है, क्विकली इसके occurrences याद करते हैं। अब कहां पे देखो, यहाँ पे occurrences है, फिर हम when we are done with this particular section, फिर हम क्या करेंगे, I will give you a basic technique how to memorize most of the locations of epithelial tissue, because a lot of students they get confused, right? और examination में आपको order से ही जाना है, because bio में one thing which is extremely appreciated is organized pattern, right? If a person is not organized in his studies, bio will be very difficult, right? आप ऑर्गेनाइज चीजें रखो, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट है बेटा, उस कंटेंट को आप अगर ऑर्गेनाइज वे में याद करोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, सबसे पहला ऑकरेंस आपको लगेगा, फर्स्ट ऑकरेंस इज दी बकल कैविटी। बकल कैविटी, नाउ आई टोल्ड यू दैट केराटिनाइज्ड इज मेकिंग द सरफेस वाटरप्रूफ, कूल, बट बकल कैविटी, यहां पे बकल कैविटी में तो वाटरप्रूफिंग की जरूरत नहीं है, बट एक चीज ये याद रखो बेटा कि आपके जो इनर लेयर्स है, चीक के इनर लेयर्स है, ये इंटायर बकल कैविटी इज लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। क्या होगा अगर वहां पे सिंगल लेयर होता? कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि अगर हम कुछ चीजें खाते हैं, कुछ चीजें बहुत ज्यादा गर्म होती है ना, कुछ चीजें बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, तो अगर सिंगल लेयर होता बकल कैविटी में, सो दैट लेयर वुड हैव बीन डैमेज्ड and immediately उसके नीचे वाला जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट होता, and the entire person might suffer from very serious injury. Very clear? आपने माउथ अल्सर्स सुने होंगे, राइट? माउथ अल्सर्स बेसिकली है क्या? माउथ अल्सर्स में the injury, the lesions है ना, abrasions are comparatively more. माउथ अल्सर्स जनरली कुछ लोगों को हीट, बॉडी में हीट बहुत ज्यादा हो गया, वो इसलिए होता है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वेरी क्लियर है ना, अगर आपके स्टूल्स क्लियरली पास नहीं हो रहे तो चांसेस होते हैं कि माउथ अल्सर्स हो, राइट? सो माउथ अल्सर्स में होता क्या है, द इंजरी जो है, इंजरी वाज लोकल, अगर इंजरी इज लोकल टू सुपरफिशियल टॉपमोस्ट लेयर इज एब्सोल्युटली फाइन, बट अल्सर्स में क्या होता है, द इंजरी इज एब्सोल्युटली डीप, राइट? लीजंस आर डीप, इसलिए इसको ट्रीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राइट? एपिथेलियल टिश्यू को अगर डैमेज हुआ तो आपको दर्द नहीं होगा, बिकॉज ये वैस्कुलर नहीं है, राइट? जहां पे आपको वैस्कुलरिटी आती है, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट पेनिंग, इसलिए आपको अल्सर्स बहुत ज्यादा जलते हैं, राइट? बिकॉज द इंजरी, द डैमेज इज डीप, राइट? सो इसीलिए बकल कैविटी में यू हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल, बिकॉज अगर डैमेज होगा भी तो भी सुपरफिशियल लेयर को डैमेज होगा, दी बेसल लेयर दैट इज डिवाइडिंग सेल्स डैमेज नहीं होगा। अगर डिवाइडिंग सेल्स डैमेज हो गए तो वहां का टिश्यू कभी रीजनरेट नहीं हो पाएगा। वेरी क्लियर ऑन दैट? सो बकल कैविटी, अब बकल कैविटी में अगर है तो टंग में भी होना पड़ेगा। गरम गरम चाय पीते हो तो कुछ टाइम के लिए लगता है कि एकदम टंग जो है सुन हो गई है ना, यू विल नॉट फील दी टेस्ट एंड ऑल, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद, 1 आवर के बाद, थिंग्स आर प्रीटी नॉर्मल। सब हुआ क्या था, जब आपने गरम गरम चाय पी थी तो आपका टॉपमोस्ट लेयर वाज डैमेज्ड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, राइट? बट थैंक गॉड, थैंक्स टू ऑल ऑफ दिस stratified squamous epithelial cells, they will start their regeneration and that particular damage is again recompensated. Cool. So buccal cavity में है, इसके अलावा कहां पे है? buccal cavity से रिलेटेड कहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि जहां पे खाना डैमेज कर सकता है, राइट? जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है कि डैमेज होने के चांसेस है, वहां पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होंगे। तो तुम माउथ के लिए सब कुछ लिख लेते हैं, है ना? माउथ में बकल कैविटी है, टंग में भी होगा, इज दैट वेरी क्लियर? उसके बाद
जैसे खाना गल्प करते हो तो फेरिंग्स, दैट इज थ्रोट में भी होगा फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में भी होगा बेटा। अब ईसोफेगस में क्यू के बकल कैविटी कंटिन्यूज टू फॉर्म फेरिंग्स, दैट इज योर थ्रोट, कंठ, है ना, फनल शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉमन फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप, राइट, दैट इज ईसोफेगस, दैट इज थ्रू योर फूड चैनल एंड आल्सो थ्रू द विंड चैनल, दोनों के लिए जो कॉमन पाथवे है वो है फेरिंग्स, राइट। सो फेरिंग्स में भी है, ईसोफेगस कंटिन्यू हो रहा है बिकॉज देखो अभी तक कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी चालू नहीं हुई है, माउथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी है बेटा, राइट, बट ईसोफेगस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा सीने में जलन, है ना, जेलुसिन की एड में वो सब बताते हैं सीने में जलन क्या है बेसिकली। देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज जर्ड, GERD, ठीक है, कंडीशन कॉल्ड एज GERD, गैस्ट्रो esophageal reflux disease, gastroesophageal reflux disease, सब ड्यू टू ओवर ईटिंग या फिर ड्यू टू हाइपर एसिडिटी। कभी कभी क्या होता है, द एसिडिक काइंड, द एसिडिक मटेरियल ऑफ योर स्टमक इट लीक्स आउट, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया है और खाते खाते ऐसे पड़ गए हो आप, तो the content of the stomach spills into the esophagus, and when it spills into the esophagus, the entire tract of the esophagus experiences that acidity. तो आपने वो एकदम स्ट्रॉन्ग सीने में जो जलन महसूस की है, that is due to GERD, right? इसी सीने में जलन को भी हम इंग्लिश टर्म जो है कॉमन लेमैन्स टर्म इज कॉल्ड एज हार्टबर्न। हार्टबर्न इज नॉट, हार्टबर्न इज एसोसिएटेड विद, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हार्ट बिकॉज वो है कि जो जहां पे ये हो रही है एसिडिटी की कंडीशन हो रही है, दैट रीजन इज क्लोज टू द हार्ट, इसलिए अपीयरेंस में ऐसा लगता है कि हार्ट इज बर्निंग, राइट, बट टेक्निकली इट इज ड्यू टू हाइपर एसिडिटी। सो अब जब जर्ड कंडीशंस होंगे, so that strong acid spills into the esophagus and it might damage, that strong acid might damage your esophageal tissue, right? So इसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास stratified squamous non-keratinized tissue in the esophagus, right? Esophageal cancer is one of the major problem in India, right? अगर किसी को esophageal cancer हो जाता है, it is very difficult for that person to engulf the food. वो इंसान कुछ भी नहीं खा पाएगा बिकॉज जहां पे फूड हैज टू पास, वहां पे ट्यूमर बन चुका है, राइट, एंड दैट ट्यूमर इज सप्लाइड विद रिच ब्लड सप्लाई, रिच नर्व सप्लाई, सो एनी डैमेज और एनी particular effect to that particular tumor will cause extreme level of pain. So इसलिए इंसान, the person quits eating, the person cannot feed himself during esophageal cancer, ठीक है। तो फेरिंग्स में आ गया, ईसोफेगस में आ गया, कुछ भी अभी ये तीनों लोकेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। जैसे ही फेरिंग्स आप एंटर करते हो उसके बाद आता है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स में आता है वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड में भी सिंगल लेयर होता तो भी डैमेज होता ना बेटा, क्योंकि कंटिन्यूसली देखो हम बात करते हैं, अब टीचर्स को तो कंटिन्यूसली बात करते रहना पड़ता है, गले में खराश होती है, राइट, सो ऑल ऑफ दैट एक्सेसिव म्यूकस सर्कुलेशन होता है ना। तो योर थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड इज आल्सो वन रीजन, दैट इज थ्रोट इज फेरिंग्स, योर वॉइस बॉक्स एंड योर वोकल कॉर्ड्स आर आल्सो वन रीजन व्हिच आर आल्सो सब्जेक्टेड टू चेंज, राइट, व्हिच आर आल्सो सब्जेक्टेड टू पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट। सो इसीलिए वहां पे भी नीचे में क्या दिया है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन-केराटिनाइज्ड, ठीक है। लैरिंग्स हो गया, वोकल कॉर्ड्स हो गए। इसके बाद फिफ्थ लोकेशन हम बात करेंगे कॉर्निया, ठीक है बेटा। अब कॉर्निया, आंखों का कॉर्निया जो है दैट इज आल्सो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन-केराटिनाइज्ड, राइट। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई, राइट। जब हम आई डोनेशन करते हैं, हम बेसिकली डोनेट किसको करते हैं, कॉर्निया को डोनेट करते हैं, बिकॉज़ दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ द आई व्हिच इज अवास्कुलर, राइट, जिसको ब्लड सप्लाई नहीं है। सो एक थिक लेयर है, अगर आप साइड व्यू से देखोगे तो आंखों का टॉपमोस्ट लेयर इज कंपैरेटिवली थिक एंड ट्रांसपेरेंट, एंड दैट कॉर्निया इज एसोसिएटेड विद बेंडिंग ऑफ द लाइट,
ठीक है। अब ये कॉर्निया भी कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, गाड़ी चलाते हो तो तेज हवा, धूल, मिट्टी सब जाती है, तो टॉप मोस्ट लेयर कैन बी डैमेज, इसलिए नेचर ने वहां पे मल्टीपल लेयर्स दी है। वेरी क्लियर। पीपल यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, सो टॉप मोस्ट लेयर को बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलता, राइट, बिकॉज कॉर्निया रेस्पायर्स थ्रू a fluid which is present inside bone, nutrition and oxygen supply करता है, and most of the respiration is done via environment, ठीक है। so cornea भी डैमेज हो सकता है, इसलिए नेचर ने वहां पे मल्टीपल लेयर्स दे दी, ठीक है। इसके अलावा they are also seen in the female reproductive tract, that is majorly in the region of cervix. अब cervix का जो region है female reproductive tract में, cervix is that particular region of the uterus which is the entry point, right, which marks the entry point of a semen or sperm into the uterus, right. So female reproductive tract में there is vagina, there is cervix and there is uterus, right. Uterus is the womb. So cervix mark करता है ये entry, और cervix is generally filled with mucus. अब ये mucus जो है, mucus plug जो है, ये कभी-कभी thin होता है, कभी-कभी thick होता है. That is based on the hormonal conditions, right? तो आपने ये सुना होगा condition called as cervical cancer, ठीक है। cervical cancer में क्या होता है? It is a viral cancer, ठीक है। कैंसर कॉज ड्यू टू वायरस। अब वायरस कौन सा है सर्वाइकल कैंसर का? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन सा बेटा? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, इट स्टार्ट्स कॉजिंग अल्सरेशंस इन दी सर्विक्स। जैसे माउथ में अल्सर होते हैं, ठीक है, वैसे बड़े बड़े लीजन्स जो है, बड़े बड़े अल्सर्स जो है, वो आपके सर्विक्स में फॉर्म होंगे, right? So again, cervix is also one of the area which is supposedly affected or which is supposedly can be damaged. Very clear on that. So these are 6 major locations which you need to remember. Inner lining वगैरह हो गया है, okay? इसके अलावा और locations है जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। नेजल चेंबर में भी है, आउटरमोस्ट लेयर रीजन ऑफ द नेजल चेंबर में भी ये पर्टिकुलर टिश्यू होंगे, ठीक है। कॉर्निया ऑफ द आईज लिख लिया है, बाकी हमने मेजर पोर्शन लिख लिया है, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विक्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक और रीजन लिख लेंगे हम बेटा, लोअर पोर्शन ऑफ वजाइना। लोअर पोर्शन ऑफ वजाइना। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। ये इतना अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो बेटा। आज हम कंपाउंड एपिथेलियम खत्म करके ही मानेंगे। नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट अप विद ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। The next type which we talk about, the third tissue जो हम बात करेंगे वो है stratified cuboidal epithelium and then we'll go to stratified squamous epithelium। अब इसके डायग्राम नहीं है बेटा, ठीक है। जनरल फीचर्स में हम समझ लेंगे, डायग्राम अननेसेसरी, मतलब ये जो दो टॉपिक्स है वो बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, सो वी डोंट हैव डायग्राम फॉर दैट। कूल। सो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब थोड़ा सा तो लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड कौन थे? मल्टीपल लेयर्स, लेवल पेपर लेवल कौन थे? स्क्वामस थे। वहां पे स्ट्रैटिफाइड कौन होने चाहिए? क्यूबॉइडल सेल्स होने चाहिए, राइट। सो
feature में, the first feature which we will be writing, the basal layer is made up of columnar cells, ठीक है, and the superficial layer is made up of, the basal layer is made up of columnar cells and the superficial layer is made up of cuboidal cells. ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं, डिफरेंस क्या है देखो, लॉजिक अगेन देयर इज अ लॉजिक. यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स थे, ठीक है, यही क्यूबॉइडल सेल्स जब ऊपर स्टैक होते जाएंगे तो फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है. बट अगर मेरे को क्यूबॉइडल सेल्स बीच में रखना है, राइट, तो मेरे को नीचे तो कॉलमनार ही रखना पड़ेगा. कॉमन सेंस है बेटा, columnar cells will keep on dividing. Columnar cells, when they keep on dividing, and then the layer will raise above, the cells will appear cuboidal. ठीक है बेटा. So cuboidal epithelium आपको यही जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, because इसमें वो कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, because हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि बेसल लेयर क्या है, cuboidal. So you might also get confused here, right, कि बेसल लेयर यहाँ पे cuboidal लिख देंगे वो, that is incorrect. लॉजिक भी बताया मैंने आपको. बेसल लेयर, if the superficial layer has to be cuboidal, the basal layer has to be columnar. If the superficial layer has to be squamous, the basal layer has to be cuboidal. Cool? Okay. So दो ही मेजर फंक्शंस हैं, फंक्शंस नहीं, दो ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. लोकेशंस लिख लेते हैं, ऑकरेंसेस लिख लेते हैं. सबसे पहला ऑकरेंस जो हम लिखेंगे, दैट इज कंजक्टिवा ऑफ द आई. Now what is conjunctiva? क्या आपने बचपन में डिजीज सुना है, कंजक्टिवाइटिस, सोराइस सुना है? सोराइस, खट्टी आंख, बकवास. I know, please kill me for this. It is a very bad joke, right? So सोराइस refers to conjunctivitis. कंजक्टिवाइटिस, आइटिस जब एक वर्ड पे आता है ना, ITIS, आइटिस जब एक वर्ड पे आता है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, सूजन, राइट. सो अगर कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन हो गया तो योर आईज, यू रियली कांट ओपन द आईज, देयर इज कंटिन्यूअसली वाटर फ्लूइड डिस्चार्ज, देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ व्हाइटिश मटेरियल नियर द कॉर्नर्स ऑफ द आई. कूल. तो बोलने का मतलब ये है बेटा, तो बोलने का मतलब ये है कि कंजक्टिवा ऑफ द आई में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. अब कंजक्टिवा का रोल क्या है, ठीक है. अब कंजक्टिवा इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर. आई टोल्ड यू कॉर्निया, आंखों का कॉर्निया आपका थिक ट्रांसपेरेंट लेयर है. अब उसके ऊपर भी एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जो कंटिन्यूअसली म्यूकस, मतलब जो कंटिन्यूअसली आंखों को मॉइस्ट करके रखता है, दैट इज कंजक्टिवा, ठीक है. सो कॉर्निया है, उसके ऊपर अ थिन लेयर, अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर व्हिच इज कंजक्टिवा, ठीक है. बचपन में देखो, बचपन में हम ये ऐसे करते थे, आंखों को, आईलिड को ऐसे घुमाकर, है ना, और बचपन में हम, मेरे भाई ने मेरे को डराया, तो अब क्या करते हैं, बेसिकली वी यूज्ड टू बेंड द अपर आईलिड, एंड हम ऐसे ऐसे, मतलब टेक्निकली जब आप बेंड करके जो एक्सपोज कर रहे हो, जो बाहर एक्सपोज कर रहे हो, दैट इज द लेयर ऑफ, इसलिए आपको लेयर ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है. तो वो आपको ऐसे थोड़ा सा शाइनी दिखेगा. सो कंजक्टिवा दो टाइप के हैं बेटा, बल्बार कंजक्टिवा एंड बल्बार कंजक्टिवा एंड पैल्पेब्रल कंजक्टिवा. पैल्पेब्रा इज योर आईलिड. क्या बोलते हो बेटा इसको, पैल्पेब्रा, ठीक है. बल्बार, बिकॉज ये आई का जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉर्निया पे, सो कॉर्निया के ऊपर एक थिन लेयर है जिसको बोलते हैं बल्बार कंजक्टिवा, और आईलिड के नीचे एक लेयर है, ठीक है, आईलिड के नीचे एक लेयर है जिसको बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, राइट. सो कंजक्टिवा का फंक्शन क्या है, इट इज कीपिंग द आई मॉइस्ट, राइट. सो ये हो गया कंजक्टिवा हो गया. 2-3 लोकेशंस ही आपको याद रखने, ज्यादा नहीं है बेटा, ठीक है. वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन लोकेशन इज फीमेल यूरेथ्रा. जनरली आने वाला क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि मेल यूरेथ्रा हमने पढ़ा था. मेल यूरेथ्रा में वी स्टडीड सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. क्या पढ़ा था बेटा, मेल यूरेथ्रा में सूडो स्ट्रैटिफाइड, व्हेयरएज फीमेल यूरेथ्रा में इट इज स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इज दैट वेरी क्लियर, ठीक है. सो दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको याद रखने, बाकी का तो इट इज इजियर वंस, ठीक है. तीसरा रीजन ले लेते हैं, सम पार्ट्स ऑफ, सम पोर्शंस ऑफ एनल कैनाल.
some portions of anal canal, ठीक है। इसके बाद ducts of the sweat gland, ducts of the sweat gland, ठीक है। इतने मेजर लोकेशंस है। इसके अलावा ठीक है, ये हमारे ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में है। देन देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट में क्यों एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में मोइस्ट एपिडर्मिस ऑफ फिशेस एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स में कौन सा था बेटा? रेप्टाइल्स में वाज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनस। यहां पे कौन सा है बेटा? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वेरी क्लियर? that is all with respect to stratified cuboidal. Quickly we'll finish up stratified columnar and then transition, खत्म। फिर हमारा we will only be left with neurosensory and pigmented epithelium, which is in the next class, and then we will start with glandular epithelium. So हमारा simple and compound जो है वो हो जाता, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ले लेते हैं। third type is stratified columnar keratinized, stratified columnar, that's it। इसमें keratinized non keratinized नहीं है। केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड सिर्फ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में था बेटा। Ideally, this is the second one because stratified squamous के अंदर हमने दो पढ़े थे बेटा, तो ये दूसरा है और ये तीसरा है। The third one is stratified columnar epithelium, stratified columnar epithelium, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल लेयर्स नहीं होंगे, सिंगल 2 या 3 लेयर्स के मल्टीपल लेयर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है बेटा? बेसल लेयर किसका होना चाहिए? बेसल लेयर हैज टू बी कॉलमनार, बेसल लेयर हैज टू बी कॉलमनार। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि बेसल लेयर क्यूबॉइडल है और सुपरफिशियल लेयर कॉलमनार है, कभी नहीं होगा बेटा, बिकॉज अभी आपको मैंने लॉजिक बताया कि अगर बेसल इज क्यूबॉइडल, सुपरफिशियल लेयर हैज टू बी स्क्वैमस, right? Because they are raising the surface. If the basal layer is columnar, the superficial layer has to be cuboidal. But यहाँ पे क्या है बेटा? Basal layer is again columnar, just like that, columnar cells, and superficial layer is also columnar. वेरी क्लियर? ज्यादा लोकेशंस नहीं है, एक आध लोकेशंस आपको पढ़ने हैं। सो पहला ऑकरेंसेस हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट ऑकरेंस एपिग्लॉटिस। व्हाट डू यू मीन बाय एपिग्लॉटिस? आपने सुना रहेगा, माय नेम इज खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस बेसिकली है क्या? इट इज अ कार्टिलेज, ठीक है, अ पार्ट ऑफ योर वोकल कॉर्ड, ठीक है। एपिग्लॉटिस पढ़ने वाले हैं हम डिटेल में इन अ चैप्टर कॉल्ड एज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अंडरस्टैंड? ह्यूमन फिजियोलॉजी इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? सो we will understand some do's, some don'ts, है ना, how to keep your body well, what are the conditions जहाँ पे आपकी बॉडी थोड़ी सी abnormal behave करने लगती है, etc etc. So human physiology is pretty interesting, ठीक है। Quickly we will finish up this particular chapter. I always keep on telling you I want you guys in the class so that the class becomes a little more interactive. Okay, so epiglottis basically वो एक partition है। So अगर आप
your trachea is anterior and your esophagus is posterior, है ना. फर्स्ट लेक्चर, trachea is anterior, esophagus is posterior, or trachea lies towards the ventral surface and esophagus lies towards the dorsal surface, right? So when you talk about, when you are gulping the food, आपने ये भी सुना होगा, you stop breathing for fraction of second when you swallow the food. ठीक है. तो आप इमेजिन कर लो कि ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया का ये ऊपर देयर इज विंड पाइप, अपना लैरिंग्स, और लैरिंग्स के ऊपर एक ऐसा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस. ठीक है बेटा. सो ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स और ओपनिंग ऑफ द ट्रकिया इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस. क्या बोलते हैं ओपनिंग को, क्या बोलते हैं बेटा? ग्लॉटिस. और ग्लॉटिस के ऊपर बैठने वाला कौन? एपिग्लॉटिस. वेरी क्लियर. ठीक है. तो ये हो गया विंड पाइप, ये हो गया तुम्हारा फूड पाइप. फूड पाइप इज ऑल्सो कॉमन. Is that very clear? So when the food is here, when the food from your food pipe comes into, it has to enter into your esophagus, your epiglottis falls on the glottis, thereby shutting the wind pipe. ठीक है. जैसे ही खाना यहाँ पे आ गया बेटा, जैसे ही खाना यहाँ पे आ गया, so the epiglottis basically falls. It basically falls on the glottis. ऐसे गिर जाएगा. जैसे it falls on the glottis, epiglottis falls on the glottis and glottis is closed, right? And you gulp in the food. So इसीलिए हम बोलते हैं when you swallow the food, you stop breathing because your trachea is stopped. It is completely shut due to epiglottis. Very clearly understood बेटा? ठीक है. So epiglottis में ये stratified columnar epithelium है. इसके अलावा there are also seen in the They are also seen in the ducts of large glands like parotid. Parotid is the, आपको एक क्लास में बताया था, parotid is the largest salivary gland, like parotid, mammary glands. ठीक है. So stratified columnar में दो लोकेशन हमने पढ़ ली है, एपिग्लॉटिस एंड डक्ट्स ऑफ लार्ज ग्लैंड्स. ठीक है. इसमें से जो पॉइंट इंफॉर्मेशन वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस सेक्शन में इट कंजक्टिवा, फीमेल यूरेथ्रा. बहुत बार फीमेल यूरेथ्रा पे क्वेश्चन आया है. ठीक है. ये दो इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है. मेल यूरेथ्रा में अगर आप रिपीटिंग, दे विल डेफिनेटली, अगर वो आपको मैच द कॉलम्स पूछेंगे तो if there is female urethra given, there is male urethra also given, and बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. फीमेल यूरेथ्रा में कौन सा टाइप का एपिथेलियम? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. whereas male urethra में it is pseudo stratified एपिथेलियम. वेरी क्लियर बेटा? चलो चलते हैं for the next type of tissue and the last topic of today's lecture. Last topic of today's lecture is transitional epithelium. Fourth type. ये आप पहली बार पढ़ रहे हो. ठीक है. ट्रांजिशनल एपिथेलियम की हम डायग्राम बनाएंगे. ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है. डायग्राम बनाएंगे ऐसे. लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट that it is a modification. It is a modification of columnar epithelium. Modification of columnar epithelium. ठीक है.
this might appear just like your pseudostratified epithelium, but उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें बेटा, वो हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है। Pseudostratified और transitional में डिफरेंस क्या है बेटा, कि pseudostratified में all the cells, literally all the cells are attached to the basement membrane, but यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला सेल basement membrane से अटैच नहीं है, ये वाला सेल basement membrane से अटैच नहीं है, because it is a purely compound epithelium, यहाँ पे multiple layers होंगे बेटा, समझिए आप। ठीक है, सो फॉर नाउ वी हैव ड्रॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे दो डायग्राम्स हम बनाएंगे, वन इज स्ट्रेच्ड एपिथेलियम एंड वन इज अनस्ट्रेच्ड एपिथेलियम। अब नाम बता रहे हैं ट्रांजिशनल, राइट, ट्रांजिशन रेफर्स टू, इट्स एन इंग्लिश टर्म फॉर चेंज। सो ऐसा एपिथेलियम जो अपने आप को चेंज करता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज दैट एपिथेलियम व्हिच हैज द एबिलिटी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी। ठीक है, तो जब ये अनस्ट्रेच्ड है तो ये कौन से है, दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम अनस्ट्रेच्ड। ठीक है, अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच्ड बनाएंगे, तो जब मैं स्ट्रेच करूंगा, यही चीज को मैं स्ट्रेच करूंगा, तो the basement membrane disappears under the microscope. If you see, the basement membrane disappears in the stretched transitional epithelium. That means, right, that means basement membrane is present, but when it is stretched it disappears. Hence in a lot of books they say basement membrane is absent. देखो basement membrane is the characteristic feature of epithelial tissue, तो वो होगा, basement membrane तो होगा बेटा, ठीक है, but when they stretch the basement membrane disappears, तो किसी प्रोटीन से या ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ लेयर, ठीक है। Another diagram please draw it. We will not draw the basement membrane, or even if we are drawing the basement membrane, we will draw it very thin, right? So for now we are not drawing it. I don't even, if you are drawing a very thin type of basement membrane here. ठीक है, so this is transitional epithelium stretched. ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे, basal columnar cells and superficial globular cells. ठीक है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है,
stretch, they become flattened. Very clear? So ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो है जो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, राइट? सो सच टाइप ऑफ एपिथेलियम आर सीन इन द एरियाज जहां पे स्ट्रेचेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है. अब एक स्ट्रेचेबिलिटी की रिक्वायरमेंट आपको कहां पे होगी बेटा? यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज दैट एपिथेलियम व्हिच इज सीन इन द यूरिनरी सिस्टम, कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम. मतलब यूरेथ्रा, यूरेटर में होंगे, यूरिनरी ब्लैडर में होंगे, रीनल किडनी के रीनल कैलिक्स में होंगे, पेल्विस में होंगे, राइट? तो जहां जहां पे एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है, जहां जहां पे टिश्यूज ऑर्गन एक्सपैंड होंगे, वहां पे एपिथेलियम भी एक्सपैंड होना पड़ेगा. सो एपिथेलियम एक्सपैंड होने के लिए देयर इज अ मॉडिफिकेशन एंड दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ठीक है. Since they are seen in the entire urinary system, transitional epithelium gets another name, and that another name is referred to as urothelium. ठीक है. So transitional epithelium gets another name called as urothelium. Why do you call it as urothelium? Because it is seen in the entire urinary system. So quickly let's try to put up the occurrences. Occurrences में लिख लेते हैं और बेटा यहाँ पे occurrences में renal pelvis, renal calycis. calycis वो है बेटा छोटा सा जैसे रीनल पिरामिड अगर है, रीनल पिरामिड के नीचे कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कैलाइसिस, जो कनेक्ट होता है इनटू दी पेल्विस. सो दिस इज रीनल कैलाइसिस. ठीक है. यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा में नहीं होगा ना, यूरेथ्रा में हमने अलग पढ़ा. ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर. अपार्ट फ्रॉम दिस इज आल्सो सीन इन दी गॉल ब्लैडर. Very clear? So these are all the few locations which you need to remember about transitional epithelium, and that is why they are seen in, they are also referred to as urothelium. Is that very clear? So that is the last section of compound epithelium. So we have finished up first section of the epithelial tissue, simple and compound types of epithelial tissue हमने खत्म कर दिया. We have to start up with glandular epithelium, but before glandular epithelium we will also talk about a new concept of something called as cell junctions. ठीक है. इस cell junctions के बारे में हम बात करेंगे. Then we will start up with the glandular epithelium in the next class. So for now, read, है ना. I know you don't have much content to read, है ना. Make sure जो भी आप वीडियो देख रहे हो, make sure you make notes out of it, and for now you can buy a reference book, or I don't think so you will be able to buy reference books क्योंकि कोई डिलीवरी करने वाला नहीं होगा. अगर बुक स्टोर में से मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है. So for now you can read those reference books. Do not learn it, just read it. There is a difference. पढ़ना और याद करने में difference. Okay, so that is all today. Have a good day. Take care of yourself and enjoy. Take care of yourself. Bye bye.